हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर एकेडमी। सो आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस 2 का चैप्टर नंबर 1 दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। सो आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2। जो टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे वो है एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। मतलब जो हमने लास्ट लेक्चर में एवोल्यूशन का थ्योरी देखा था उसकी क्या एविडेंस हमारे पास है वो हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, नाउ सबसे फर्स्ट एविडेंस हमको दिया हुआ यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या होता है कि हमारा जो बॉडी का फॉर्म है, हमारे जो बॉडी की फीचर्स है, उसके हिसाब से हम कैसे बोल सकते हैं कि एवोल्यूशन थियरी करेक्ट है। अब अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमको जो 6 फिगर्स दिए गए हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ये जो ऊपर के 3 फिगर्स है इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। इनके ईयर्स देख के, आइज देख के, इनके जो नोस्ट्रिल्स है वो सामने की तरफ निकले हुए हैं। ओके, फिर इनकी जो बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट है, ये सब जो अलग अलग फीचर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनमें सिमिलैरिटीज़ हैं। वैसे अगर हम इन नीचे के 3 फोटोज़ को कंपेयर करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि इनमें भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि ये जो लीफ का कलर हो गया, लीफ का शेप हो गया, उसका फिर जो फ्रूट का जो शेप हो गया, टेस्ट हो गया, ये सारे जो फीचर्स हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये हमारा एक फर्स्ट एविडेंस है जिससे हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि जो देखो कुछ चीज़ जब शुरू में सेम रही होगी तो उनमें म्यूटेशन होने की वजह से थोड़े बहुत चेंजेस आए होंगे। तो जो एक मान लो एक ऑर्गेनिज्म रहा होगा उसमें कुछ म्यूटेशन आए तो वो डॉग बन गया होगा, कुछ दूसरे म्यूटेशन आए तो फिर वो कुछ और ऑर्गेनिज्म बन गया। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि उनकी बॉडी में जो सिमिलैरिटीज़ है, जो ऑर्गेनिज्म में सिमिलैरिटीज़ हमें देखने मिलती हैं वो लोग सेम ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए रहेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट एविडेंस है, दैट इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। ओके, नाउ हमें सेकेंड एविडेंस दिया हुआ है एनाटॉमिकल एविडेंस। अब देखो हम लोग को यहाँ पे लिंक्स दिखाए गए हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के। जैसे कि हमें ह्यूमन का हैंड दिखाया गया है, उसके फिर कैट के सामने के जो पैर होते हैं वो दिखाया गया है, उसके फिर बैट के हम लोग को विंग्स दिखाए गए हैं, और फाइनली हम लोग को फ्लिपर दिखाया गया है व्हील का। अब अगर हम इन्हें बाहर से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें लगेगा कि ये दो कितने अलग अलग चीज़ें हैं, ये मतलब इनमें कुछ सिमिलैरिटी है ही नहीं। लेकिन अगर हम इनके बोन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज है इसके अंदर। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लंबे लंबे बोन्स है। ओके, सब में हमें देखने मिल रहा है यहाँ लंबे लंबे बोन्स है, और ये जो लंबे लंबे बोन्स है वो आपस में जॉइंट्स के थ्रू अटैच्ड है। तो इससे क्या होता है कि उसको मूव करने में हेल्प मिलता है। अगर ये सिंगल एक लंबा बोन रहा होता तो हम लोग अपने हैंड को इजीली मूव नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से हमारा जो मोशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो गया होता, हम इजीली अपने हैंड से कोई काम नहीं कर पाते हैं। वैसे ही हम देख सकते हैं कि जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी अपने हैंड को मूव करने के लिए, अपने लिम्स को मूव करने के लिए जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो इससे हम कह सकते हैं हमारा जो बोन स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है। अब ये बोन स्ट्रक्चर सिमिलर कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स रहे होंगे जिनसे हम इवॉल्व होकर आज नए नए अलग अलग ऑर्गेनिज्म बने हैं, वो हो सकता है हमारे एंसेस्टर कॉमन रहे होंगे, और इवॉल्व होने के बाद उनमें सब में अलग अलग फीचर्स आए होंगे जिसकी वजह से हम लोग को आज अलग अलग ऑर्गेनिज्म देखने मिल रहे हैं। तो वही बताया हम लोग को सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स। ये कैसे पॉसिबल है? इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉमन एंसेस्टर। ओके, तो ये हमारा सेकेंड एविडेंस है, इसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल एविडेंस। ओके ओके, नाउ हमें थर्ड एविडेंस दिया हुआ है। इसके पहले हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। तो यहाँ बताया गया है व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे बॉडी में, जैसे कि माउथ हो गया एक ऑर्गन हो गया, देन स्टमक है, लीवर है, ये सब हमारे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स हैं। अब देखो हर एक ऑर्गन का अपना कुछ ना कुछ काम होता है। जैसे लंग्स है वो हमें रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, उसका फिर माउथ है वो हमें फूड को ईट करने में हेल्प करता है, जो हमारा स्टमक है वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ऐसे हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। अब देखो यहाँ क्या पूछा है, इज ईच ऑफ द ऑर्गन यूजफुल टू ऑर्गेनिज्म। मतलब हमारे बॉडी में हर ऑर्गन का कुछ ना कुछ काम है क्या हमारी बॉडी में, ऐसा हमारे यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पे हमें एक टॉपिक दिया हुआ है वेस्टिजियल ऑर्गन। तो हम इसे उस पहले समझते हैं। देखो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनका कुछ काम नहीं है। मतलब वो हमारी बॉडी में बस प्रेजेंट है लेकिन हमारी बॉडी में कुछ भी फंक्शन नहीं करते हैं। तो जैसे कि यहाँ बताया है डीजेनरेटेड और अंडरडेवलप्ड यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड वेस्टिजियल ऑर्गन। मतलब ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी बॉडी में यूजलेस होते हैं उसे हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके नीचे यहाँ पे एक अपेंडिक्स होता है, तो इसका भी हमारे बॉडी में कोई काम नहीं है।
बट अगर हम देखेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे काऊ, गोट, इनके बॉडी में भी अपेंडिक्स होता है, लेकिन उनकी बॉडी में ये अपेंडिक्स का काम होता है। उन जो घास खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट करने में ये अपेंडिक्स हेल्प करता है। तो हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कुछ काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी प्रेजेंट है। इसका मतलब, इसका रीज़न क्या है? तो हम देख सकते हैं कि हो सकता है आज से हजारों लाखों साल पहले हम जब उसमें इवॉल्व नहीं हुए थे, हम जब खाना पकाना या फिर खाना ग्रो करना नहीं सीखे थे, तो हम भी घास वगैरह खाते होंगे, और उस टाइम पे ये अपेंडिक्स हमारे बॉडी में ज़रूरी था। लेकिन आज जब हम लोग कुक्ड फूड खाते हैं तो हमारे बॉडी में अपेंडिक्स का कुछ काम नहीं है। वैसे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे कानों में यहाँ पे मसल्स होते हैं। अब देखो, ये मसल्स का भी हमारे कान में कोई यूज़ नहीं है, हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, तो ये प्रेजेंट क्यों है? तो अगर हम अपने वापस से किसी और ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे, अगर हम मंकी से कंपेयर करते हैं या फिर हम किसी डॉग से कंपेयर करेंगे, तो क्या होता है ना, वो लोग अपने कान को मूव कर सकते हैं यूजिंग दिस मसल्स। ओके, सो अब देखो हमारे बॉडी में ऐसा कुछ यूज़ नहीं है। अब देखो ये है क्यों? तो हो सकता है कि आज से हजारों साल पहले हम लोग इसका यूज़ करते होंगे, जैसे एनिमल्स यूज़ करते हैं अपने कान को मूव करने के लिए, वैसे हम लोग भी मूव करते होंगे अपने कानों को। लेकिन ओवर द टाइम धीरे धीरे हमने इसका यूज़ करना बंद कर दिया, तो आज हमारी बॉडी में इसका कुछ रोल नहीं है। तो ये भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है विजडम टूथ। जैसे कि हमें पता है कि हमारी बॉडी में टोटल 32 टीथ्स होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों के माउथ में सिर्फ 28 टीथ ही आते हैं, और धीरे धीरे ओवर द टाइम उनके बाकी जो 4 टीथ हैं वो आते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं विजडम टूथ। अब ये जो लास्ट के जो टूथ्स होते हैं, इनका भी कुछ काम हमारी बॉडी में होता नहीं, ये हमारे फूड को च्यू करने में हेल्प भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब ये जो टूथ है, इनका क्या काम है हमारी बॉडी में? तो वापस से वही बात आ जाती है कि आज से काफ़ी सालों पहले, हज़ारों सालों पहले जब हम लोग कोई फूड वगैरह खाते थे, तब ये हमें उन्हें च्यू करने में हेल्प करता था, लेकिन आज के डेट में ये हमें बॉडी में कोई हेल्प नहीं करता। फिर हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं, ये जो हमारे बॉडी में ऐसा एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, इसको हम कहते हैं टेल बोन। ओके, अब देखो हमारी बॉडी में ये जो टेल बोन है, ये सिर्फ उनमें पाए जाते हैं जिनके पास टेल होते हैं, जैसे कि मंकीज हो गए। अब हमारे बॉडी में टेल बोन है, अब इसका भी कुछ काम तो है नहीं, तो इसका रीज़न क्या है, हमारी बॉडी में ये है क्यों? तो वापस हम वही कहते हैं कि आज से हज़ारों सालों पहले हमारा टेल रहा होगा, और ओवर द टाइम हमारा जो टेल है वो डिसअपियर हो गया, और लेकिन उसके जो बोन है वो अभी भी प्रेजेंट है। तो ये सब जो अलग अलग हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं जो अभी भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उनका कुछ काम नहीं है, उन्हें हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। अब देखो, अगर मैं पूछता हूँ कि ये वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे बॉडी में है क्यों, तो इसके लिए हमारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ये है कि आज से लाखों सालों पहले, हजारों सालों पहले हमारी बॉडी में इनका कुछ काम था, लेकिन अब ओवर द टाइम ये हमारे बॉडी के यूजलेस ऑर्गन्स बन गए हैं। तो ऐसा क्यों पॉसिबल है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ एवोल्यूशन से पॉसिबल है। तो ये हमारा थर्ड एविडेंस है एवोल्यूशन का। ओके, नाउ देखो क्या होता है, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर अ स्ट्रक्चर टू डिसअपियर। मतलब कोई भी पार्ट को डिसअपियर होने के लिए हजारों साल लग जाते हैं। ओके, इट मे बी फंक्शनल इन अदर ऑर्गेनिजम्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो अपेंडिक्स है, भले ही हमारे बॉडी में उसका कुछ काम नहीं है, लेकिन ऐसे दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे काऊ हो गया या फिर गोट हो गया, उनके बॉडी में इनका रोल होता है, इनका काम होता है। ओके, तो नेक्स्ट एविडेंस दिया है हम लोग को पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। अब देखो क्या होता है ना कि जैसे कि हम लोग को पता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके हमें फॉसिल्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, विच ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। अगर हम सोचते हैं कि आज से मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो कौन से ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, तो अगर हम इसको स्टडी करना है हम लोग को, तो हम लोग इसके फॉसिल को स्टडी कर सकते हैं। अब होता क्या है कि काफ़ी ज़्यादा बार कभी फ्लड आ जाता है या अर्थक्वेक आ जाता है या वॉल्केनो आ जाता है, तो ये जो एनिमल्स होते हैं, कोई भी एनिमल या प्लांट होते हैं, वो ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं। तो उनकी जो बॉडी होती है, उनकी जो स्केलेटन्स होते हैं, वो हमें ज़मीन के अंदर से मिलते हैं, या फिर जो उनकी जो इम्प्रेशंस होते हैं। इम्प्रेशन मतलब क्या? देखो, अगर हम एक क्ले लें, क्ले के ऊपर अगर हम एक कॉइन को प्रेस करें और कॉइन को रिमूव करें, तो कॉइन का जो डिज़ाइन हो क्ले के ऊपर आ जाएगा। वैसे ही अगर मान लो एक फिश है, वो थोड़ी सी गीली मिट्टी के बीच में आ गई, तो ओवर द टाइम क्या होगा, वो जो फिश है वो तो डिग्रेड हो जाएगा, वो तो गायब हो जाएगा, लेकिन उसके जो बॉडी का शेप था वो मिट्टी के ऊपर रह जाएगा। इसे कहते हैं हम इम्प्रेशन। तो हम लोग जो फॉसिल्स मिलते हैं, जो इम्प्रेशन मिलते हैं,
उनको स्टडी करके हम बता सकते हैं कि आज से हजारों लाखों साल पहले कौन कौन से टाइप के एनिमल्स रहे होंगे। ओके, अब देखो अगर हम इसको स्टडी करते हैं ना तो हमें एक और चीज़ मालूम पड़ता है कि जो हम इसके लेवल्स को स्टडी करेंगे अगर, तो जो ऊपर के लेवल है ना वहाँ पे हमें मैमल्स, ईव्स ऐसे एनिमल्स देखने को मिलते हैं, और जो हम लोग को जो बाकी जो फॉसिल्स हैं या फिर बाकी जो इम्प्रेशंस हैं तो हमें जो मिल रहे हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं मतलब रेप्टाइल्स दिखाई देंगे, और हम नीचे जाएंगे तो हमें और सिंपल ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं ये हमारे सीक्वेंस है, किस सीक्वेंस से हमारे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे। मतलब एकदम शुरू शुरू में ऐसे ऑर्गेनिज्म रहे होंगे, फिर वो इवॉल्व होके ऐसे बने होंगे, वैसे इवॉल्व होते होते फाइनली हम लोग को ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिल रहे हैं। ओके, नाउ देखो यहाँ पे एक चीज बताया हम लोग को, कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग क्या होता है? अब देखो हमें मान लो एक फॉसिल मिला, अब हमें पता करना है कि वो फॉसिल कितना पुराना है। तो ये पता करने के लिए कोई मेथड है क्या? तो हमारे पास एक मेथड है, उसको हम कहते हैं C14 या फिर कार्बन 14 या फिर कार्बन डेटिंग कहते हैं इसे। ओके, अब होता क्या है, देखो एक जो ऑर्गेनिज्म है जब वो अपने जिंदा रहता है तो जो फूड खाता है उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, तो जो फूड ईट कर रहा है तो उसके अंदर C14 भी होता है और C12 भी होता है, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। ओके, अब क्या होता है जब वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसके बॉडी में जो है वो अब कार्बन आ नहीं रहा, ऐड नहीं हो रहा। अब क्या होगा, उसके बॉडी में जो कार्बन प्रेजेंट है वो डिसअपियर होना स्टार्ट होगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब क्या है ना कि जो C14 है इसके डिग्रेड होने का मतलब खत्म होने का रेट बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो C14 फटाफट खत्म होता रहता है, और जो C12 है वो हज़ारों सालों तक रह सकता है। अब हमें जो फॉसिल मिलते हैं उसके अंदर कितना C14 प्रेजेंट है वो देख के हम पता लगा सकते हैं कि वो फॉसिल कितना पुराना है। ओके, इसे कहते हैं हम कार्बन डेटिंग। तो बेसिकली हम लोग स्टडी क्या करते हैं, जो हमें फॉसिल मिला है उसके अंदर कितना C14 है और कितना C12 है, उसकी रेशियो को देख के हम पता लगाते हैं कि वो कितना साल पुराना फॉसिल है। ओके, तो इस टेक्निक के बारे में हमें विलियर्ड लिबी ने बताया था, और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था इन 1960। ओके, ऐसे हम काफ़ी सारे जो हमारे पास फॉसिल्स हैं उनको हम स्टडी कर सकते हैं कि वो कितने पुराने हैं। तो हम इसको हमने जो देखा अभी कि जब पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस है तो हमने देखा कि जो काफ़ी सालों पहले मतलब शुरू में हम लोग को प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल मिलते हैं, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर के सॉइल पे देखेंगे तो हमें बड़े बड़े फॉसिल्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब पहले जो ऑर्गेनिज्म थे वो सिंपल थे, और धीरे धीरे वो सिंपल ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते होते कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं। ओके ओके, सो नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कनेक्टिंग लिंक्स। देखो कनेक्टिंग लिंक्स क्या होते हैं। अब देखो अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे पास एक रेप्टाइल है मान लो, तो रेप्टाइल की एग्जांपल है लिजर्ड। अब इनके फीचर्स क्या होते हैं? अब जो लिजर्ड है वो एग्स देते हैं और उनकी बॉडी पे हेयर नहीं होते हैं। वैसे अगर हम बोलते हैं कि मैमल्स, तो मैमल्स का एग्जांपल है काऊ। अब काऊ जो है वो एक विविपरस एनिमल है। विविपरस मतलब वो एग नहीं देता, डायरेक्टली वो जो है बेबी को प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके और एक और फीचर है उनके पास कि वो उनके बॉडी हेयर होता है। ओके, अब देखो अगर हम बोलते हैं कि पहले रेप्टाइल्स थे उसमें से मैमल्स बने हैं। ओके, अब देखो ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार एक रेप्टाइल है हमारे पास और उसके सारे कैरेक्टर्स अचानक से चेंज हो गए। मतलब वो पहले एग देता था, अचानक से वो बेबी प्रोड्यूस करने लगा। पहले उसके पास हेयर थे, अचानक से उसके हेयर गायब हो गए। ऐसा तो होगा नहीं अचानक से। तो इसके मतलब क्या है कि उनके बीच में ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसका कैरेक्टर दोनों से मैच करेगा। तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म है क्या? तो हमें यहाँ दिया हुआ है डग बाइल प्लेटिपस। अब इसके बारे में खास क्या है? अब देखो यहाँ बताया गया है डग बाइल प्लेटिपस जो है वो इट लेज एग्स लाइक रेप्टाइल। मतलब कि ये जो है रेप्टाइल्स की तरह अंडे देता है, लेकिन इट हैज द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड हेयर्स। मतलब इनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। मेमोरी ग्लैंड्स मतलब ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से मिल्क प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या है, इसका कुछ फीचर्स रेप्टाइल्स के हैं और इसका कुछ फीचर्स मैमल्स के हैं। तो मतलब ये जो है डग बाइल प्लेटिपस जो है ये एक ऐसा एनिमल है दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये भी एक एविडेंस है एवोल्यूशन का। मतलब कि जब रेप्टाइल्स एंड मैमल्स में इवॉल्व हो रहे थे तो उसके बीच में एक एनिमल तैयार हुआ जिसका नाम है डग बाइल प्लेटिपस। वैसे अगर हम और एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर हम बात करते हैं फिशेस के, फिशेस में का एग्जाम्पल होते हैं फिश। तो इनके जो रेस्पिरेशन होता है ये लोग गिल्स से करते हैं। इनकी बॉडी में लंग्स नहीं होते हैं, ये लोग गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं।
जबकि हम बात करते हैं एम्फीबियन की, जैसे फ्रॉग, उन लोग जो रेस्पिरेशन करते हैं वो लंग्स से करते हैं। अब अगर मैं पूछता हूँ कि जो पीसेस है क्या वो अचानक से इवॉल्व होकर एम्फीबियन बन गए होंगे? नहीं, अचानक से तो नहीं बने होंगे। ऐसा भी कोई ऑर्गेनिज्म होगा जो इनके बीच में होना चाहिए। तो हम लोग को ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है लंग फिश। अब लंग फिश है तो एक फिश, मतलब उसके सारे कैरेक्टर्स पीसेस से मैच करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी बॉडी में लंग्स होता है जो कि इसको रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब फिश की बॉडी में तो लंग नहीं होना चाहिए, उनकी बॉडी में तो गिल्स होते हैं। इसका मतलब ये भी क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो दो अलग अलग कैटेगरी के एनिमल्स से उनके बॉडी सिमिलैरिटीज होती है, उनको हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। और कनेक्टिंग लिंक का रीजन क्या हो सकता है, कैसे कौन सा रीजन है कि हमें कनेक्टिंग लिंक देखने को मिल रहे हैं? इसका एक मेन रीजन हो सकता है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, जब कोई ऑर्गेनिज्म रेप्टाइल से इवॉल्व होकर शायद मैमल बन रहा होगा, तब वो बीच में हम लोग को ऐसे एनिमल्स दिखाई देते हैं जिन्हें हम कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। ओके, अब एक और आपने एविडेंस दिया हुआ है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब एम्ब्रियो क्या होता है? अब देखो, हमें जैसे पता है कि जो बेबी बॉर्न होता है, जैसे ह्यूमंस में जो बेबी बॉर्न होते हैं तो वो 9 मंथ में होते हैं। मतलब जो फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी होगा उसके बाद जो 9 मंथ होगा तो उसमें बेबी इवॉल्व होता है, उसमें बेबी ग्रो करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग को ये 3 स्टेजेस दिखाए गए हैं। मान लो कि शुरू के हफ्तों में बेबी ऐसा दिखता होगा, फिर उसके बाद जो ग्रो करके कुछ हफ्तों बाद, कुछ महीनों बाद वो ऐसा दिखेगा, और फाइनली 9 मंथ्स के बाद वो बेबी ऐसा दिखेगा। तो ये ह्यूमन का एग्जाम्पल दिखाया हुआ है। वैसे अगर हम रैबिट का एग्जाम्पल देखेंगे तो रैबिट का जब अपना प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होता है तो वो ऐसा दिखते हैं, लेकिन जब हम शुरू की बात करेंगे तो उनके जो एम्ब्रियो है वो ऐसा दिखेगा। वैसे ही काऊ का अगर हम लोग एम्ब्रियो ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा दिख रहा है हम लोग को, पिग का भी एम्ब्रियो हमको ऐसा दिख रहा है। तो हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि मतलब प्रेगनेंसी पीरियड खत्म होने पे भले ही इनके बॉडी में बहुत डिसिमिलैरिटीज है, वेरिएशंस है, लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेज की बात करेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है कि इनके एम्ब्रियोज जो हैं वो काफी सिमिलर हैं। ओके, तो इनका रीजन क्या हो सकता है? अब एम्ब्रियोज में इतनी सिमिलैरिटीज क्यों है? तो इसका भी एक मेन रीजन है एवोल्यूशन। कि हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल जो ऑर्गेनिज्म, जो पूरा एनिमल किंगडम है, वो जो क्या था, कुछ बेसिक एनिमल्स रहे होंगे, उनमें से इवॉल्व होकर सारे अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स बने हैं। इसीलिए इनके जो एम्ब्रियोज हैं अभी भी काफी ज्यादा सिमिलर हैं। तो ये भी एक एविडेंस है जिससे हम कह सकते हैं कि एवोल्यूशन हुआ है, होता है। ओके, the similarities in initial stages indicate the common origin of all these animal। मतलब ये सारे एनिमल्स किसी एक कॉमन ओरिजिन से इवॉल्व हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि एवोल्यूशन के एविडेंस क्या क्या है। तो हमने इसमें कवर किया मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म देखे जो दिखने में सिमिलर्स थे, उनकी बॉडी, सबके पास बॉडी फीचर्स उनके सबके सिमिलर थे। फिर हमने देखा कि एनाटॉमिकल एविडेंस क्या होता है, उनकी जो बोन स्ट्रक्चर्स हैं वो काफ़ी सिमिलर्स होते हैं। फिर हमने देखा कि वेस्टिजियल ऑर्गन्स कुछ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जैसे कि ह्यूमंस की बात करेंगे तो फिर उनके अंदर टेल बोन होता है, उनके अंदर अपेंडिक्स होता है। ये सारे ऑर्गन्स हमारे बॉडी में कुछ काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये भी क्या है, एक एवोल्यूशन का एविडेंस है। फिर हमने देखा कि पैलेंटोलॉजिकल क्या होता है। तो हमने देखा कि जब हम लोग फॉसिल को स्टडी करते हैं तो हम लोग को ऊपर के लेयर्स में, सॉइल का जो ऊपर का लेयर होता है उसमें हम लोग को डायनासोर्स वगैरह या फिर बड़े ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं। और जैसे जैसे हम लोग जमीन में नीचे रिसर्च करते हैं तो हम लोग को जो सिंपल ऑर्गेनिज्म है वो देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम लोग को बेसिकली बताता है कि हम लोग भी सिंपल ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व होकर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बने हैं। और फिर हम देखें कनेक्टिंग लिंक क्या होता है। दो अलग कैटेगरी के एनिमल्स के बीच में भी ऐसे हमें एनिमल्स मिले हैं जो दोनों की फीचर्स से मैच करता है, जैसे कि डक बाइल प्लेटिपस। फिर हमने देखा कि एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, मतलब कि जो एम्ब्रियोज होते हैं, अलग अलग एनिमल्स के एम्ब्रियोज हैं काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होते हैं। तो ये भी हमारे पास एविडेंस है जिससे हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे अर्थ पे एवोल्यूशन की वजह से इतने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बने हैं। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे।